गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को वंदे मातरम। तो आज हम स्टैंडर्ड 9th में साइंस में परमाणु संरचना के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी लोग सबसे पहले पूरा वीडियो खूब अच्छे तरह से देखिएगा। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे तरह से समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। ओके, तो आते हैं टॉपिक परमाणु संरचना पे, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसे नील्स बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना गया। ठीक है ना, ये इसी को बोरबरी का परमाणु मॉडल भी जानते हैं। ठीक है ना। अब नील्स बोर ने क्या बताया? नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा परमाणु हो गया, इसका नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक कक्षाओं के अंदर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये इसका नाभिक हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो अब ये क्या करते हैं? ये जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं के अंदर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये चक्कर लगाते हैं, बराबर। तो जो किसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हीं को हम विविक्त कक्षा के नाम से जानते हैं। फिर से आप ध्यान से सुनिएगा। नील्स बोर ने जो अपना पहला एक्सप्लेनेशन दिया परमाणु मॉडल में, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक न्यूक्लियस बनाया, एक परमाणु बनाया जिसका एक न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसकी एक कक्षाएं हैं और एक कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विविक्त कक्षा कहते हैं। जो हमारी पहली कक्षा है उसे K बोलते हैं, जो दूसरी कक्षा है उसे L बोलते हैं, तीसरी कक्षा को M बोलते हैं और जो चौथी कक्षा है उसको हम N बोलते हैं। ठीक है ना। पहली कक्षा को ये फर्स्ट कक्षा है, इसीलिए इसे K बोला जाता है। सेकेंड को L, थर्ड को M और फोर्थ को N के नाम से बोला जाता है। ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एक कक्षाएं होती हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जैसे कि अब कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस कक्षा के अंदर रोटेट करेगा। ठीक है ना, रोटेट करेगा तो इसकी एनर्जी क्या है? रेडिएट नहीं होती, उसका विकिरण नहीं होता, रेडिएशन नहीं होता। मतलब वो राउंड लगाएगा बट उसके अंदर जो एनर्जी है, जो उसके अंदर की ऊर्जा है, उसका विकिरण नहीं होता है। तो नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ नाभिक के चारों तरफ कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनको हम विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो अपनी ऊर्जा को यानी एनर्जी को रेडिएट नहीं यानी विकिरण नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने बताया कि जो कक्षाएं होती हैं वो ये चार कक्षा K, L, M, N इस तरह से कक्षाओं में वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, जो उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में दिया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में आते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की जो खोज थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन्स आता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो सर जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, अब अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अगर ये नाभिक है, परमाणु का नाभिक है, तो जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जेम्स चैडविक ने की थी। सर जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, इसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन्स जो है, न्यूट्रॉन क्या करता है, ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। दूसरा न्यूट्रल होता, मतलब इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है। तीसरा ए, इसका जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान ए प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना, जिसे हम क्या, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए मीन्स एटॉमिक मास, तो ए इक्वल टू पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है, जो नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान होता है, और इसे हम परमाणु का पूरा द्रव्यमान को भी कहते हैं। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होगा। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है, इसलिए यहाँ जीरो इंडिकेट किया जाता है। ये नाभिक के अंदर पाया जाता है और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स थे। इसकी खोज सर जेम्स चैडविक ने की थी। इससे जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान ए इक्वल टू पी प्लस एन के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, और जहाँ एन क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट क्लासेस। अगर अलग अलग कक्षाओं में न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है ना, जो तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो किसी भी तत्व के अंदर स्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है ना, अब परमाणु क्रमांक होता है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती। अब इसका जो फार्मूला है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उसका फार्मूला है 2n²। ठीक है ना, तो हमने जो कोष बनाया था, जैसे हमने एक परमाणु का नाभिक लिया, उसकी कक्षाएं हमने बनाई। ठीक है ना, इस तरह से एक कक्षा हमने बनाया। ठीक, तो पहले क्लास को यहाँ इसका नाभिक था, पहले क्लास को हमने लिया K कोष, सेकेंड को हमने लिया L कोष, थर्ड को हमने लिया M कोष, और फोर्थ को हमने लिया N कोष। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला 2n² फार्मूले पे होता है। जैसे अगर पहली कक्षा है तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे 2n², प्रथम कक्षा यानी K कोष। अगर K कोष को हम देखते हैं तो K कोष के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, n इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स K कोष में पाए जाते हैं। फिर आता है L कोष। अगर L कोष को देखते हैं तो L कोष के लिए यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ फार्मूला रखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 × 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पाए जाएंगे। तीसरा कोष है M कोष। अगर हम M कोष की बात करते हैं तो M कोष में n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे 2n² यानी हो जाएगा 2 और 3 का क्यूब, तो आ जाएगा 2 × 8। ठीक है ना, अब यहाँ से फार्मूला इसका है 2n², तो अगर हम इसका फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी इसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो आ जाएगा 9, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, तो 2 9 = 80। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे,
18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे थर्ड m कोष में। फिर आता है n कोष, ठीक है ना, n कोष जहाँ पे स्मॉल n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर यानी आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर यानी 16, तो आ जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 32। तो इसका मतलब जो हमारा प्रथम कोष है, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। द्वितीय कक्षा जिसे हम L कोष के नाम लेते हैं वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तृतीय कक्षा जो होती है जिसे N कहते हैं, M कहते हैं, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और चतुर्थ कक्षा जिसे N से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है KLMN कोष में होता है, जिसका फार्मूला है 2n², जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 4। जो कक्षा के अनुसार, अगर प्रथम कक्षा है तो n इज इक्वल टू 1, द्वितीय कक्षा है तो n इज इक्वल टू 2, तृतीय कक्षा है तो n इज इक्वल टू 3 और चतुर्थ कक्षा है तो n इज इक्वल टू 4 होता है, जिसमें क्रमशः इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रथम कोष में 2, द्वितीय कोष में 8, तृतीय कोष में 18 और चतुर्थ कोष में 32 होती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं K में 2, K कोष में 2, L कोष में 8, M कोष में 18 और N कोष में 32 होती है, जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ तत्व हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको समझाता हूँ कि इनका इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ठीक है ना। जैसे अब हाइड्रोजन है, इनके परमाणु क्रमांक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन से लेते हैं तो हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 1। इसका मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, इसका ये नाभिक हो गया, तो इसके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। फिर दूसरा हमारा हीलियम हो गया, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है। अब इसको देखा जाए तो यहाँ से इसका नाभिक हो गया, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है ना। ये इसका नाभिक हो जाएगा, यहाँ इसका ये नाभिक है और यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है। हीलियम के बाद हम ले लेते हैं लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है लिथियम Li। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ए इसकी कक्षा हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे इसका नाभिक हो गया और इसके अंदर क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रथम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद इसकी एक कक्षा और होगी तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। लिथियम के बाद बेरिलियम है। बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 4 होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो इसका नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल के अंदर पाए जाएंगे। फिर आते बोरान के ऊपर। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो यहाँ से 5 इसका, तो इसका नाभिक हो गया, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन हुए और यहाँ पे इसके 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 और 3 5 और ये इसका नाभिक कहलाएगा, ठीक है। बोरान के बाद कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ से इसका नाभिक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। कार्बन के बाद नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका नाभिक है, प्रथम कक्षा में 2, बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन इसके द्वितीय कक्षा में आ जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन के बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका नाभिक है, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कक्षा में इसके 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से 2 आएंगे, अभी हमारे पास बचे 7, तो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों का हो जाएगा। फिर फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 10 है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 और 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में पाए जाएंगे। नियॉन के बाद सोडियम आता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो प्रथम कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 और तृतीय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यहाँ पे इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 8 2। फिर हम देखेंगे एल्युमिनियम का 13 होता है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 है। तो इस तरह से हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हमने देखा कि जैसे जैसे प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। फिर तृतीय कक्षा आई, वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा के 2 कोष होते, दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम समझ जाएंगे कैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों का किया जाता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाए हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण कक्षाओं में होता है और यहाँ से KLMN कोष के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम परमाणु 1 से लेके 20 तक जो हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, बाकी का भी देख सकते हैं, लेकिन इतना मिनिमम हमें देखना चाहिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके आधार पर किया जाएगा। ओके, अब आते हैं संयोजकता, जिसका नाम है बैलेंसी। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो संयोजकता क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। संयोजकता मतलब किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो अष्टक का नियम है, अष्टक के नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा को संतृप्त रखना चाहता है। जितने भी तत्व होते हैं सभी तत्वों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि क्या करते हैं, वो अपने बाह्यतम कक्षा को संतृप्त रखना चाहते हैं। अगर वो बाह्यतम कक्षा को संतृप्त रखना चाहते हैं तो उनका है टेंडेंसी क्या है कि बाह्यतम कक्षा उनकी फुलफिल रहे। बाह्यतम कक्षा अगर फुलफिल रहेगी तो वो क्या करते हैं, जिनकी बाह्यतम कक्षा फुलफिल नहीं है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने और त्याग करने की जो टेंडेंसी है, तो उसमें जो बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम संयोजकता के नाम से जानते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ तत्व ले लिया, ठीक है ना, तत्व लिया, फिर उसका हम प्रतीक देखेंगे। प्रतीक क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतीक के बाद है परमाणु की संख्या, इसके अंदर कितने परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है ना, परमाणु संख्या है। फिर इसके बाद है प्रोटॉनों की संख्या, इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं। फिर न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर इलेक्ट्रॉनों का वितरण, और फिर इसकी संयोजकता, ठीक है। इतने पॉइंट्स इसके अंदर हैं कि हम किस तरह से, अब अगर हमारे पास तत्व है, ठीक है ना, अलग अलग तत्व हैं, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं,
वहाँ प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। पहला तत्व तो हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो H है। यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और इलेक्ट्रॉनिक जो वितरण है KLMN में किया गया है, KLMN। तो इसके K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 1 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। अब हीलियम जो है, हीलियम का जो प्रतीक है He है, इसका परमाणु संख्या 2 है। यहाँ पे 2 प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 1। अब ये तत्व है 2 है, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की जो संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या 2 है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें 2 पाई जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, और इसकी संयोजकता क्या है, 0 है, क्योंकि इसकी जो कक्षा है वो संतृप्त है, ठीक है। हीलियम के बाद लिथियम आता है, ठीक है। अब लिथियम है, इसका रिप्रेजेंटेशन Li है, यहाँ पे 3 है। फिर यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 3 है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 1, और इसकी संयोजकता कितनी है, +1 है। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु की संख्या जो है 4 है, ठीक है ना। तो इसमें 4 जो है प्रोटॉन है, और 5 जो है न्यूट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 है, ठीक है, और इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। अब आप ध्यान दो, इसके बाद बोरान आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, सल्फर है, सल्फर के बाद क्लोरीन है, और उसके बाद आर्गन है। इतने एलिमेंट्स का वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ से जो इसका परमाणु क्रमांक 5 है, 6, 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18 है। अब बोरान के अंदर जो यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या है, यहाँ से 5 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 5 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 है। यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे अब सोडियम का देते हैं, सोडियम में प्रोटॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 10 है, ठीक है। नियॉन है, नियॉन में जो प्रोटॉनों की संख्या 10 है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या 10 है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नियॉन में दोनों 10 हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। अब यहाँ इसकी बाह्यतम कक्षा क्या है, संतृप्त है। संतृप्त होने के नाते इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 आएगी। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 12 है। इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक 281। अब यहाँ से बाह्यतम कोश संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। इस तरह से जो भी हमारे तत्व हैं, तत्वों की हम क्या कर सकते हैं, संयोजकता को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब कार्बन का लेते हैं, कार्बन का क्या है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे भी 6, न्यूट्रॉन भी 6 है, 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे
तो 2 और 4। अब इसके बाह्यतम कोष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर देगा और इसकी संयोजकता 4 आ जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तत्वों की संयोजकता को फाइंड आउट किया जा सकता है। अलग अलग तत्व हैं, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसको देखकर, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या रिमूव करते हैं, तो ग्रहण करेंगे या रिमूव करेंगे तो जो बाह्यतम कक्षा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनको ग्रहण या रिमूव करने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग उस तत्व की संयोजकता को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रही संयोजकता की बात, आप बाकी के कर सकते हैं इसी तरह से। तो अब यहाँ पे आज की टॉपिक को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।